हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे इसमें मुख्यतः जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसमें महत्वपूर्ण जो पेडागोजी के और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे टॉप 30 की। आज पहला क्वेश्चन इसका रहेगा, जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है। तो आपका इसमें आपका पहला ऑप्शन रहेगा आकस्मिक, धीरे धीरे, सी ऑप्शन अनिश्चित और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकस्मिक। जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि जो होती है वो कैसी होती है, आकस्मिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है बुद्धि का जो आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। तो आपका जो आंसर रहेगा इसका आंसर नंबर ए, यानी कि आंसर ए रहेगा। स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है ये मुख्यतः किस पे है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें ये है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है। यानी कि जो मुख्यतः सीखने का अर्थ होता है वो क्या है मनोविज्ञान की दृष्टि से। इसमें पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा है विषय वस्तु को रट लेना, तीसरा है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना और व्यवहार में गिरावट, चौथा ऑप्शन। यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा आंसर यानी कि सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन रहेगा व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आंसर डी, यानी कि आंसर डी रहेगा। ये सबसे आपका मंदबुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि रहती है 17 से कम, यानी कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो तिरस्कृत बालक होते हैं उनकी समस्या का प्रमुख कारण क्या है। परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, या और बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना करना और माता पिता की आपसी लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि जो तिरस्कृत की जो बालक की समस्या होती है मुख्यतः वो होती है उसके परिवार की समस्या, यानी कि माता पिता की आपसी लड़ाई की जो समस्या होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। यानी कि लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन होता है वो किस अवस्था में होने लगता है। इसका ऑप्शन रहेगा शैशवावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था या डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था यानी कि लड़की में बाह्य जो परिवर्तन होता है ये किस अवस्था में होता है, ये होता है किशोरावस्था में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि बालिकाओं में की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था या किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर रहेगा राइट आंसर इसका बी, यानी कि बाल्यावस्था में ही बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो किशोरावस्था में नहीं पाई जाती है। संवेगों का आधिक्य, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या समायोजन का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि जो संग्रह की प्रवृत्ति है ये किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है इसमें से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिथ्या परिपक्वता
का काल किसे कहा जाता है, यानी कि जो है मिथ्या परिपक्वता का जो काल कहा जाता है किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आप अपना आंसर भी गेस कर सकते हैं इसमें। इसका जो राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था जो होती है ये जो है क्या कहलाती है हमारी, ये जो है मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था, यानी कि उसका काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल्यावस्था में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो द्विवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था किसे कहा जाता है, यानी कि जो है जो द्विवा स्वप्न यानी कि जो सपने जो और भाषा के कूटकरण यानी कि दोनों की रणनीति का अवस्था किसे कहा जाता है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? ऑप्शन नंबर 11 का रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि जो है किशोरावस्था जो है किशोरावस्था ही क्या कहलाती है? द्विवा स्वप्न एवं भाषा के कूटीकरण का यानी कि अवस्था कहलाती है। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट इसी अवस्था में आता है कि किस अवस्था को जो है यानी कि जो है तूफानी अवस्था कहा जाता है। तो ये जो रहता है ये भी आपका जो है किशोरावस्था ही रहता है। काफी बार ये क्वेश्चन जो है पुटअप होता है। तो किस अवस्था को जो है यानी कि तूफानी अवस्था कहा जाता है? तो वो जो रहता है बाल्यावस्था को जो है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? यानी कि जो बालक का जो है जो मस्तिष्क और का जो है सर्वाधिक जो विकास होता है सिर और मस्तिष्क का, वो किस अवस्था में होता है? इसका जो है 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था या डी जो है बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा 12 का, इसका आंसर सही रहेगा आंसर नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में जो है बालक के सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। किस प्रकार से जो है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है? अनुबंधन द्वारा, यानी कि डांट फटकार के द्वारा और दोषारोपण के द्वारा, या सभी? जो 13 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही रहेगा अनुबंधन के द्वारा, यानी कि उनसे जो है जो बुरी आदतें हैं उनसे जो है अनुबंधन यानी कि उनको जो है समझा बुझा के जो है और उनका कारण जान के जो है ये जो कार्य है जो उसमें बुरी आदतों को जो है उसमें जो है सुधार किया जा सकता है उसको, यानी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको अच्छी तरह से जान के और उसको जो है एक उचित जो है उसका जो है सॉल्यूशन दे के जो है उसको जो है सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? क्योंकि ये सिद्धांत मेरे द्वारा फर्स्ट जो पार्ट आया था टारगेट सीटेट का, उसमें जो है सारे जो सिद्धांत थे मेरे द्वारा एक एक करके आपको जो है एक आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनमें जो है बताया गया था। आप वहां पे फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं सिद्धांत के बारे में। तो ये जो ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। IV फॉलोल ने जो है ये सिद्धांत दिया था, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी कि अधिगम का जो प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ये दिया था पावलोव ने। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, किस अवस्था वर्ग की को टोली की आयु कहा जाता है? यानी कि जो है जो टोली बनाने की जो है जो मुख्यतः जो है जो बालकों में जो है या बालिकाओं में कह सकते हैं कि टोली बनाने की जो है जो कल्पना उनमें जो है होती है वो किस अवस्था में होती है, यानी कि कौन सी ऐसी आयु है जिसमें जो है वो वर्ग की को यानी कि टोली की आवश्यकता होती है, यानी कि जो है किस वर्ग में जो है टोली की आयु कहा जाता है? यानी कि 6 से 10 वर्ष और 1 से 5 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या 17 से 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर आपका जो है ये आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, यानी कि जो है 6 से 10 साल के बच्चे में जो है ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि उसे टोली बनाने की जो है एक जो है अच्छा लगता है उसे, मतलब कि टोली बनाना जो है कह सकते हैं ग्रुप में रहना जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कौन सा सीखना स्थायी होता है? यानी कि स्थायी सीखना कौन सा होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि जो समझ कर रहेगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जब समझेगा वो, तो वो जो सीखना होता है उसका वो हमेशा जो है क्या रहता है एक स्थायी तौर पे रहता है बालक के पास।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 13 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहता है, इंपॉर्टेंट आंसर है इसका बौद्धिक विकास। यानी कि जो 17 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 13 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का एक बौद्धिक विकास का जो स्तर होता है वो लगभग क्या होता है, पूरा हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? यानी कि जो विद्यालय है उसको लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन रहेगा इसका ए पियाजे, बी जॉन डेवी, सी सोरेनसेन और चौथा किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, यानी कि बी, जॉन डेवी ने जो कहा था विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? यानी कि बालक का ऐसा बाल विकास के का ऐसा कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेदनात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत बताता है कि इस प्रकार की जो समस्या पाई जाती है बालकों में? ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम का एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेदनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ठीक है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है कि लगभग यानी कि बालकों के गत्यात्मक और भाषाई यानी कि उसके विकास और जो भाषाई विकास होता है उसके एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है उसमें? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। ठीक है, यानी कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत यह बताता है कि बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास यानी कि भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान क्रम दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं आप। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतक्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरंतरता का जो सिद्धांत यह कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? कौन सा ऐसा सिद्धांत है यानी कि ये जो प्रतिक्रिया देता है, यानी कि ये जो बताता है कि बालक अपना सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण रखता है और उसके बाद वह अपने पैरों पर नियंत्रण रखता है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर इसका 23 का रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत ये बताता है आपको कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद ही वह अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले अब पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी, एकीकरण का जो सिद्धांत है यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुली दोनों को एक साथ चलाना सीखता है।
इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि वस्तु की स्थायित्व को कौन से जो है इसमें जो है कौन सी अवस्था में जो है वो यानी कि कौन से चरण में जो है वो बच्चा जो है जान पाता है या प्रदर्शित कर पाता है। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 25 का पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और सी संवेदी प्रेरक चरण, और डी आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण ऐसा चरण है जिसमें जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी कहलाती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो होती है 11 वर्ष के बाद की अवस्था जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, पियाजे के अधिगम सिद्धांत यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, कौन सी अवस्था ये कहलाती है, यानी कि जो है पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी जो है अवस्था है जो अधिगम के कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समावेशन जो है ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है जो राइट आंसर था आपका, यानी कि जो है जो 27 का राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समावेशन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और जो है क्वेश्चन नंबर 28 तो जो है इसका जो अवस्था रहेगी क्वेश्चन नंबर 28 की ये रहता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें जो है बालक जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की अवस्था करने लगता है। ठीक है, यानी कि जो है ये जो है इस अवस्था में करने लगता है पियाजे के अनुसार। काफी बार ये पॉइंट भी दिए रहते हैं कि ये डेफिनेशन दी रहती है और उनके बाद उनके राइटर्स यानी कि जो है उनके जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है कि किसने ये वाक्य कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो जो है नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। नैतिक तर्क की अवस्था का जो सिद्धांत स्पष्ट किया था वो किया था कोलबर्ग ने। ठीक है, कोलबर्ग जो थे उन्होंने जो है नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन है आज के जो टॉप 30 पेडागॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का जो निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित है। इसका पहला ऑप्शन होगा पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक या पूर्व पश्च पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारंपरिक। तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉप 30 जो है पेडोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। इससे आगे जो है कंटिन्यू सीरीज चलाते रहेंगे। आपको जो है पूर्ण दिया जो है इसमें आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण टॉप 30 ये क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर देखें। धन्यवाद।